आर्मी, हाय हाय पाकिस्तान आर्मी, हाय हाय पाकिस्तान आर्मी, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान आर्मी, मुर्दाबाद पाकिस्तान आर्मी, मुर्दाबाद पाकिस्तान आर्मी, मुर्दाबाद ISI, मुर्दाबाद ISI। मुर्दाबाद। हम जो उनके आज तक उनका एक नैरेटिव इधर चलता आ रहा था कि किसी को भी मारो तो बेगुनाह को मारो। यहाँ सुजात साहब को मारा गया, यहाँ बाबर कादरी को मारा गया, यहाँ डॉक्टर्स को मौत के घाट उतारा गया, यहाँ इंजीनियर्स को मौत के घाट उतारा गया। वो जो अननोन गनमैन का सिलसिला है वो नैरेटिव खत्म है। ये अननोन गनमैन अगर यहाँ कोई है तो वो पाकिस्तान के लोग हैं, वो उनके स्टूडेंट्स और उनके लैब डॉग्स जो यहाँ पे बैठे हैं। और हम आज आलमी बरादरी को, जो उनका UN का एक ऑफिस यहाँ पे, उनको ये कहेंगे कि पाकिस्तान को आलमी बरादरी में ये बोलो कि आलमी बरादरी को बेवकूफ़ बनाना, मतलब ये जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं वो बंद कर दो। कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी आम आदमी, कश्मीरी आम शहरी अमन चाहता है। ये प्रोटेस्ट हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जो नेशनलिस्ट कश्मीरीज हैं, जो साइलेंट मेजॉरिटी है मेरे ख्याल से, जिन्होंने हमेशा अब तक अपनी ज़ुबान बंद रखी खौफ की वजह से, दहशतगर्दी के खौफ की वजह से, जो बॉर्डर पार से होता है, जो सर पार से, जो वहाँ से पाकिस्तान से आते हैं इन्फिल्ट्रेट होके और जो यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाते हैं, उनके डर से जो हमारी ज़ुबानें बंद थी इतने सालों से, उसका एक रीज़न ये भी है कि यूनाइटेड नेशंस ने कभी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को कंडेम किया ही नहीं। सरपंच हो, जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, जो इन लोगों को कैटेगराइज करके इनके नाम की हिट लिस्ट निकाली जाती है, फिर इनको फॉलो किया जाता है, फिर अननोन गनमैन ने मार दिया ऐसे बोल के केस को बंद किया जाता है, क्योंकि किसी ने अगर अपनी जुबान खोली तो उसे भी टारगेट किया जाता है। इस सब से अब हम परेशान हो चुके, 73 ईयर्स हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, अब POK में पहले कोई समय पर 6-12 महीने में एक बार ऐसा हो जाता था कि वहाँ की जो जनता है वो थोड़ी त्राहिमाम हो जाती थी या फिर फ्रस्ट्रेट होकर पाकिस्तान के खिलाफ उनकी आवाज़ उठती थी। लेकिन अभी आए दिन होने लगा है कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ, इवन पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भी, पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पर तो अब ये हो रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भी अच्छे नारे लगना शुरू हो गए। अच्छे नारे इन द सेंस कि भाई पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद या फिर मर्डरर है, सब कुछ, मतलब यहाँ पर ये बात हो रही है। और यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि कब तक हम ऐसी चीज़ों को हम सहेंगे कि तो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है, मतलब POK उनके पास है, गिलगिट उनके पास है, जो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है वहाँ पर जिस तरीके से सेवाएं दी जाती है, सर्विस दी जाती है, खास करके पाकिस्तान के पंजाब में, लाहौर जिस स्टेट का सिटी है, उस राज्य में बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती है। जबकि सो कॉल्ड जो उनका आज़ाद कश्मीर है, या फिर कहते हैं कि जो इवन वो बलूचिस्तान या फिर सिंध में भी उस टाइप की सेवा नहीं दे पाते या फिर अपनी जनता को खुश नहीं रख पाते जिस हिसाब से वो लाहौर के आसपास करते हैं। यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई POK अब धीरे धीरे सुलग रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। किसी मजदूर और कलाकारी बनाने पर तफरीक को नहीं मानते और हम रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी, खुद मुख्तारी और वहदत की बहाली के लिए जदोजहद करने का ऐलान करते हैं। और हम ये वादा करते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर को पर कब्जा करने का खौफ देखना छोड़ दे। आज का दिन 22 अक्टूबर है।
छीन के लेंगे अपना हक। जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। SOS इंटरनेशनल जिंदाबाद, SOS इंटरनेशनल जिंदाबाद, SOS इंटरनेशनल जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, छीन के लेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। SOS इंटरनेशनल। जो CPEC बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, उसमें बहुत बड़ा रेल मार्ग और सड़क मार्ग बन रहा है। उसमें मेरे लोगों की ज़मीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, हम बोनाफाइड हैं, हमसे पूछा नहीं जा रहा। तो हम ये कहते हैं कि बनाने से पहले हमें पूछा जाना चाहिए था। पाकिस्तान का कोई लीगल राइट नहीं है उस पर, चाइना का कोई लीगल राइट नहीं है, उसके बावजूद वो लोग वहाँ बना रहे हैं। इसको वर्ल्ड बैंक या जो भी लोग इसको सहायता दे रहे हैं उनको भी कहना चाहिए, इसको रोकना चाहिए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाकर इसको रोका जाना चाहिए। और मेरे लोगों की ये डिमांड है कि उनके साथ इंसाफ हो और सरकार जल्द से जल्द उस इलाके को खाली कराए। और जब तक इलाके को खाली नहीं कराती तब तक पाकिस्तान के खिलाफ भी एक मुकदमा होना चाहिए, जिसने हमारे 70,000 हिंदू और सिखों को गाजर मूली की तरह काटा एक योजना के तहत। और इसके अलावा जो मेरे लोग जो CPEC बन रहा है उसको भी रोकने की डिमांड करते हैं कि भारत सरकार आगे बढ़कर इसको रोके। ट्रैक टू डिप्लोमेसी हमने शुरू कर दी। ना तो भारत ने 370 वापस लिया, ना वो डोमिसाइल जो बना रहे हैं, ना उन कवानीन में तब्दीली की गई किसी तरीके से। कोई कश्मीरियों को रिलीफ नहीं मिला। तो हमने ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू कर दी। हम ट्रेड भी शुरू करने जा रहे हैं। और एक जो LOC पर DGMOs की जो सीज फायर के हवाले से जो बात हुई है उसको हम बहुत बड़ी अचीवमेंट करार दे रहे हैं। और हमें मुझे ये बताइए कि अब हम कश्मीर पर 370 पर बात नहीं कर रहे हैं, हालात को बेहतर बनाने के लिए जो भारत बदमाशी और गुंडागर्दी कर रहा है उस पर बात नहीं कर रहे। तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी है किसके फायदे के लिए? हमारी बदकिस्मती ये हो गई है पाकिस्तान की कि भारत ने हमें ऐसा इस सारे मामले में घेरा है कि अब टॉक्स भी अगर करनी हो तो पाकिस्तान को कंसेशन के तौर पे दी जाती है। अगर ये सारे इकदाम अप फ्रंट करने के लिए तैयार है फिर तो मैं इस प्रोसेस के हक में हूं। ये होना चाहिए, बैक चैनल में ही रहना चाहिए। लेकिन अगर बात वहीं पे आके रुकनी है कि मुज़ाकरात होंगे, 8 सेगमेंट्स होंगे, कल्चर डिस्कस होगा, इकोनॉमी डिस्कस होगी और फिर कुछ थोड़े बहुत CBMs आ जाएंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई तवक्को न रखें आप भारत से। कश्मीर का तनाज़ा वैसे ही रहेगा, वहां वैसे ही रियासती दहशतगर्दी जारी रहेगी। एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि हमारे सोर्सेज ये दावा करते हैं कि भारत ने ये हिंट किया, हमारे सोर्सेज, एक काउंटर क्वेश्चन है कि हमारे सोर्सेज ये दावा करते हैं कि भारत ने ये हिंट किया है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो डेमोग्राफिक चेंज का उनका प्लान है उससे पीछे हट सकते हैं और जो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया है जम्मू और कश्मीर को, उसे दोबारा एक रियासत का स्टेटस मिल सकता है। क्या ये कंसेशंस हो सकती हैं जिसके नतीजे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो सकती है जिसकी बात की जा रही है, एनेबलिंग एनवायरनमेंट की? बहुत ही सादा है तू और ज़माना है अय्यार, खुदा करे कि तुझे शहर की हवा न लगे। देखिए, जहां तक यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर का स्टेट का स्टेटस बहाल करने की बात है, वो तो भारत खुद कह रहा है कि हम करेंगे। जब 5 अगस्त का अगर आप डिसीजन पढ़ें और तकारीर आप सुनिए राजनाथ सिंह से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक, वो तो ये प्रॉमिस तो उन्होंने खुद भी किया है कि हम वक्त आएगा जब इलेक्शंस होंगे तो हम ये स्टेटस बहाल कर देंगे। तो वो क्या आपको दे रहे हैं? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दफा मुज़ाकरात का सिलसिला बहाल हो गया तो जो इक़दामात वो ले रहा है कश्मीर में उसको लेजिटिमेसी मिल जाएगी और वो चाहता है कि आप भी यही करें, आप भी आज़ाद जम्मू और कश्मीर में यही करें, आप भी गिलगित बल्तिस्तान में यही करें। तो वो सब काम आपसे चाहता है कि इस तरह ही हो। मुज़ाकरात चूंकि जब शुरू होंगे तो एक नॉर्मलसी का एलिमेंट बीच में आ जाता है और जब नॉर्मलसी का एलिमेंट बीच में आ जाता है तो फिर आप समझते हैं कि फिर वही स्टेटस को सबको तस्लीम होता चला जाता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि जो कदम भी आप उठाएं, मैं समझता हूं कि जो हमारे लोग हैं रियासत के मफाद में ही कदम उठा रहे होंगे, लेकिन एहतियात के साथ, कोई जल्दबाजी मत कीजिए प्लीज, एहतियात के साथ और अप फ्रंट भारत से कुछ आप लीजिए। तब मैं कहूंगा कि वाकई भारत सिंसियर है इस दफा कश्मीर के तनाज़े को हल करने के लिए। मोदी हारे हुए इलेक्शन जीतता रहा है कि आप देखिए कि एक दफा वो जो स्टेप उठा लेता है वो वापस नहीं लेता, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहता है। उसमें मसलन सबसे आसान जो सूरत हाल थी जो हैंडल कर सकता था वो किसानों का इशू था। वो जो कानून बनाया उसको वक्ती तौर पे पेंड कर देते या उससे कहते कि जी हम ये कानून लागू नहीं कर रहे,
इस पे मजीद बात होगी कुछ भी, लेकिन उसने स्टेप वापस नहीं लिया। तो ये उसकी एक तो उसकी आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल विल उसके अंदर किस किस्म की है। दूसरा उसकी पर्सनैलिटी जो है वो आरएसएस ने एक डेवलप की। अब ये कूलिंग डाउन पाकिस्तान के साथ करनी है जो उनको निस्बतन आसान नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री जो आज एलाइज हैं जो उनको इंडिया को हर से के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, ये ट्रैक 2 वाले किस्से में वो मुतहर्रिक हुए हैं, वो ज्यादा एक्टिव हैं कि किसी न किसी तरह इंडिया के ऊपर से ये एडिशनल बोझ हटाया जाए कि इनको लगा दिया जाए बातचीत में, और इस तरह भारत को एक साइड से फरागत हासिल हो और पूरी तरह तवज्जो दे सके चाइना की तरफ। असल चीज ये है कि जो आपके कोर इंटरेस्ट हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, क्या उन पे किसी पे आप कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं? ये वो सारी गेम है जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तैयार है। अच्छा, मेरे साथ रहें जनरल एजाज ऐवान साहब। मैंने एक टुकड़ा भी सुनाया एहसन इकबाल साहब का, बहुत ही चुपचाप पॉइंटेड उनका क्वेश्चन है, और बुनियादी तौर पे जाहिर है पाकिस्तान की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से के जहन में, खास करके PMLN जो मेन अपोजिशन पार्टी है, उनके जहनों में ये सवाल है कि अगर नवाज शरीफ भी तो नरेंद्र मोदी से दोस्ती करना चाह रहे थे, वो भी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बेहतर ताल्लुकात हासिल करना चाह रहे थे, उसी के लिए वो सीक्रेट पार्लेस कर रहे थे, कभी जिंदाल से मिल रहे थे, कभी किसी और से मिल रहे थे, तो उस प्रोसेस में अगर वो खराब था, उस पर उनको तनकीद हुई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मीडिया की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो अब जब इस्लामाबाद डायलॉग में कहा जा रहा है कि वी हैव टू बेरी द पास्ट और हमें कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, तो उस प्रोसेस में जो नवाज शरीफ कर रहे थे और ये प्रोसेस जो भी हमारे सामने है, इसमें क्या बुनियादी फर्क है? थैंक यू मोहित। देखिए, ट्रैक 2 हो या एक इनफॉर्मल चैनल हो या बैक चैनल हो, सेमी फॉर्मल या फॉर्मल बैक चैनल हो, ये हर हाल में जारी रहते हैं, इवन हालत जंग में भी जारी रहते हैं। और जब कारगिल में जंग हो रही थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौजें डायरेक्टली एंगेज थीं और दोनों तरफ लाशें गिर रही थीं, उस वक्त भी बरजीश मिश्रा, राकेश मिश्रा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ और वाजपेयी के दरमियान ये चैनल चल रहा था। हम देखें कि हमाद अजहर साहब ने जो ट्रेड की बात की, वो तो ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर मोईद यूसुफ की उस वक्त की थिंकिंग थी, उससे पाकिस्तान 180 डिग्री आगे आ गया है, बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में चला गया है, और बगैर किसी सब्सटेंटिव चीज के पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कंसेशन, एक बहुत बड़ी चीज को दरमियान में फेंकने की कोशिश की। आपको क्या समझ आ रही? जो मोईद यूसुफ साहब ने कहा उस वक्त, उसके तनाजुर में जो कुछ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में हुआ फैसला और उसके बाद काबीना ने उसको जो है वो उस फैसले के उसको साइड पर कर बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम जो है वो जब तक कश्मीर के मामले पर पेशरफ नहीं होती, हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे। ये आपकी बात दुरुस्त है कि इन बयानात में तजाद है। सवाल ये कि तजाद क्यों आया, यानी अक्टूबर पिछले साल और अप्रैल या मार्च 2021 के दरमियान क्या कोई ऐसी चीज हुई जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की पोजीशन में कुछ चेंज आया? मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आ रही है कि वो हमारे एंड पे थोड़ी सी मिस हैंडलिंग हुई है। देखिए, कोई भी पाकिस्तानी, हम सब चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। इस दुनिया में 2 रियासतें हैं, जब से वो बनी है वो बाकायदा बढ़ रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लैंड मास। एक हिंदुस्तान है और दूसरा इजराइल है। इन दोनों के नक्शे उठा के देख लें, जो 15 अगस्त 1947 को था आज क्या है, और इजराइल जो था आज क्या है। इसमें अभी तालिबान ने भारत से बात करना शुरू कर दी है। पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन है। भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है, और वो ये कहते हैं कि वहाँ से अफगानिस्तान को, कि आप अफगानियों की ज़मीन है, ये सारी फाटा लड़ो बारियो अफगान, ये ऊपर नीचे सारा अफगान है। अमेरिका का निकल के जा रहा है तो वो क्या ख्याल है आपके अफगानिस्तान को सेटल होने नहीं देगा? कि जब आप कमज़ोर हैं तो दुनिया आपके साथ क्यों खड़ी होगी? नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का कोई भी पैनलिस्ट, पाकिस्तान का कोई भी पत्रकार और पाकिस्तान का कोई भी आम नागरिक अगर आप पूछोगे तो उनके 2 बड़े दुश्मन वो काउंट करवाएगा, पहला भारत और दूसरा इसराइल। यहाँ पर बात हो रही है कि 2 ही ऐसे कंट्री है जिनकी बाउंड्रीज उनके समय से बढ़ती रही है।
मतलब इंडिया और इसराइल की। अब शुरुआत अगर आप देखो तो फ़िलिस्तीन के अंदर इसराइल इतना छोटा था, अब जो पैलेस्टाइन है ना वो इतना छोटा है। मतलब इसराइल ने अच्छी खासी ज़मीन यहाँ पर कब्जा कर ली है। यहाँ पर यही बात हो रही है कि 1947 में इंडिया जितना था वहाँ से आगे ही बढ़ा है। मतलब वो बात सच भी है कि गोवा हो, सिक्किम हो, उसके बाद हैदराबाद हो, उसके बाद कश्मीर में थोड़ा एरिया हो, मतलब कई सारी लड़ाई के बाद हुआ है ये। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी सिचुएशन भारत की फेवर में जा रही है और देखना चाहिए कि भाई पाकिस्तानियों या फिर पाकिस्तानी पत्रकारों को इससे कितनी बड़ी दुश्मनी होती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में 2 रियासतें, भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है, और वो ये कहते हैं कि वहाँ से अफगानिस्तान को कि आप अफगानियों की ज़मीन है, ये सारी फाटा लड़ो बारियो अफगान, ये ऊपर नीचे सारा अफगान है। तो उनका तो एजेंडा बड़ा ही लंबा चौड़ा है। अब 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं इसमें। इस दुनिया में 2 रियासतें हैं, जब से वो बनी है वो बाकायदा बढ़ रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लैंड मास। एक हिंदुस्तान है और दूसरा इजराइल है। इन दोनों के नक्शे उठा के देख लें, जो 15 अगस्त 1947 को था आज क्या है, और इजराइल जो था आज क्या है। इसमें नंबर 1। नंबर 2, उनके जो भी मंसूबे हैं आपने उनको किस हद तक, अगले दिन में ये बात सुन रहा था कि ये बात ही हो रही थी, अभी तालिबान ने भारत से बात करना शुरू कर दी है। हम ये कह रहे हैं कि वहां जो मर्जी जो करना चाहें करें। हमने जो 20 साल मार खाई है, उससे पहले जो मार खाते रहे हैं, जब से पाकिस्तान मार से वजूद में है, अफगानिस्तान की तरफ से हम पे हमले भी हुए, हम शरारत करते रहे, कौन करता रहा इसके लिए? हम फिर वो स्पेस देने को तैयार हो गए इसको। और अमेरिका का निकल के जा रहा है तो वो क्या ख्याल है आपके पाकिस्तान को सेटल होने नहीं देगा? तो एवीएम शहजाद चौधरी साहब, आपको ये फील आती है कि शायद स्टेटस को तस्लीम कर लिया है हमने, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के? यानी मैंने कोई एहतजाजी खबर या कुछ ऐसा नहीं सुना, ये तो कश्मीर में बताया कि जनाब यहाँ पे तो बंकर बन रहे हैं, और उनके अखबार आज ये रिपोर्ट कर रहे हैं। भारत तो कभी भी नहीं बताएगा आपको 8000 बंकर बन गए, 10,000 बन रहे हैं, फौजी पहुंच रहे हैं, वो 2 रियासतों में उसको तकसीम कर रहे हैं, वहां पे एक अजीबोगरीब सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो गई है। हम कहाँ हैं? सवाए वजारत खारजा का एक स्टेटमेंट आया था और कुछ भी नहीं। हाँ, इससे पहले आपने जिक्र किया कि वो लद्दाख को अलहदा करने जा रहा है, जम्मू को अलहदा करने जा रहा है, फिर वो शायद पंडितों को कश्मीर वैली में भी कुछ उनको बसाएगा वहाँ पे, और उसकी डेमोग्राफिक को भी चेंज करने की कोशिश करेगा। मैं कोई बहुत बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर पिछले 10 साल की मेरी राइटिंग्स आप देखें तो ये नक्शा पहले दिन से लेके आज तक मैं यही आपको बता रहा हूँ कि भारत ये करने जा रहा है। अब हम तो बहुत छोटे लोग हैं इस काम के अंदर, बड़े बड़े पॉलिसी साज, बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बावजूद इतनी इंटेलिजेंस के साथ ये पता लग जाना चाहिए था कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। अगर ये भी इंफॉर्मेशन थी कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है, और 5 अगस्त को जो हो गया वो जब हो गया, अब उसको भी 2 साल होने को आ गए हैं, तो पाकिस्तान ने उसके बाद क्या कर लिया? सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जब ये एक डिज़ाइन बन रहा था कि इंडिया क्या करेगा और किस तरीके से करेगा, क्योंकि उसने जो उसकी हदूद थी उसने उन हदूद को अपने अंदर जम करना ही करना था। क्योंकि जब उसको ये रियलाइज हो गया था कि पाकिस्तान अब जंग नहीं करेगा, जो ही आप न्यूक्लियर बने आपने कहा कि हम जंग नहीं करेंगे, हमने अब जंग खत्म हो गई, इस खत्ते से जंग खत्म हो गई। वो तो आपने खुद उनको सबक सिखा दिया कि जंग अब नहीं हो सकती। अब जब जंग नहीं हो सकती तो फिर यहाँ एक ही रास्ता रह गया, बातचीत का। जब आप बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है और उनके कंट्रोल में है, वो जब चाहे बातचीत करें, जब चाहे ना करें, जब चाहे अपनी मर्जी की बातचीत करें, और आप खुद नाराज होकर यहाँ बैठ जाएं कि हम तो बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तो बड़ी इज्जत और गैरत और बड़े हम और कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है। तो ना आपके पास फॉरेन पॉलिसी थी, ना आपके पास डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था, ना आपके पास मिलिट्री ऑफेंसिव था, ना आपके पास कोई डिजाइन था, ना आप बातचीत करने के लिए तैयार थे। आप नाराज होकर बहू की तरह घर में बैठे हुए थे और घर आम चले जा रहा था। अभी 2 साल से हमने 5 अगस्त से शोर मचाया हुआ है कि ये बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, हमने बिल्कुल बात नहीं करनी। सबसे पहले रिवर्ट करे 5 अगस्त का, भाई नहीं करता, नहीं किया, करेगा भी नहीं। उसने रोक लिया है। आपने जब बंकरों का जिक्र किया, उसने वो लद्दाख को भी अलहदा कर रहा है, वो जम्मू को भी अलहदा कर रहा है। वो कहेगा कि अच्छा किसी ने कुछ करना है तो कश्मीर वैली के साथ मिल मिला के करना है तो कर लो। लफ्ज़ कश्मीर को खत्म ही कर दिया उसने, लफ्ज़ कश्मीर वो कह रहा है कश्मीर रह जाएगा, वैली तक रह जाएगा, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। बाकी जम्मू जम्मू हो जाएगा, लद्दाख लद्दाख हो जाएगा। उसकी अपने भी मसाइल है उसके अंदर। उसने चीन को लाके अपनी सरहद पे बिठा दिया, लेकिन ना हम चीन के साथ मिलकर अटैक करने के दो ही रास्ते हैं ना जी। आज आपके साथ जो आप बात कर रहे हैं
अगर इसको तीसरा एक लेवल कहा जाए जिसपे आप आज जिक्र कर रहे हैं, फौजें जा रही हैं, 8,000 बंकर बन गए, 10,000 बंकर बन गए, तो फिर ये दो ही रास्ते हैं ना। आज अटैक करते हैं ना उनके ऊपर, कहते हैं खबरदार ये किया, हम बड़ी गैरत वाले लोग हैं, खबरदार ये कर। लेकिन हम तो 2 साल से बात ही नहीं करना चाह रहे, बातचीत भी नहीं करते। तो फिर मेरा ख्याल है कि हम भी चुप चुपीते यहाँ बैठे सड़ते रहेंगे अपने अंदर, और कश्मीर के साथ जो हो रहा है वो होता रहेगा, जो कि पिछले 73-74 साल में होता आया। उधर क्या बनाया सर? देखें तो यही इश्यूज है ना कि जब आप कमजोर हैं तो दुनिया आपके साथ क्यों खड़ी हो? आपकी एजुकेशन नहीं है, आपकी हेल्थ नहीं है, आपके लीडर आपके करप्ट हैं, पैसे सारे बाहर चले गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये सारा कुछ कश्मीर की वजह से हो रहा है। भाई यही तो मैं ऐसे अर्ज कर रहा हूं ना, पहले आप इस घर को जरूर ठीक कीजिए, लेकिन ये सारे का इल्जाम कश्मीर पे क्यों धर रहे हैं हम लोग? हम अपना क्यों तस्लीम नहीं कर रहे कि हमने कभी इस मसले पे सीरियस रहे नहीं? ओके फाइन, या तो क्लेम करना, या तो सर खुल के हमें बता देना कि अब हमने क्या सोचना है आइंदा। यानी 70 साल से 73 साल से हम कश्मीर की आस लगा के बैठे हुए हैं, हमारे दादे परदादे लोगों के फौत हो गए, 2-2 नस्लें खत्म हो गई, लोग इंतजार कर रहे हैं। अब या तो इंतजार लोगों का खत्म करें, उनकी उलझन तो खत्म करें कम से कम, वही तो मैं कह रहा हूं, अपना माशर जुलूम का निसाब ही बदल लें। फिर नो क्लेम्स, आप कह दें कि वी हैव नो क्लेम्स, फाइन, जो करना है करें आप उसको। नंबर 1। नंबर 2, आप उनको बोलें जो कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर में या इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हमने डिक्लेयर करके बहुत क्लेम कर दिया था कि भाई आप जो कर सकते हैं करें, सॉरी वी हैव नथिंग टू डू विद यू, ना कर सकते हैं हम बैठ जाएं यहाँ पे बैठे रहे उसके ऊपर। शहजाद को आपके ऊपर ठीक है बात करें, हम टेबल पे लेकर क्या जाएंगे? बात तो 62 में अमेरिका ने आपको एक जो लॉलीपॉप दिया था कि आप बंदे बन जाए, हम बंदे बन गए। उसके बाद 6 राउंड्स हुए थे टॉक्स के, भुट्टो के, स्वर्ण सिंह के, कहां पहुंचे हम लोग उसमें। आज बात करने चले जाए आप, किसके साथ बात करेंगे? आपके पास बात करने के लिए ताकत क्या आपके पास? सर वो जो बात करने का आपको झांसा दे रहा है, उसने बात करने के चक्कर में लगा के ये सारे बंकर बना लिए। पहली दफा थोड़ा ही हुआ है। ये है कि हमने हर मौका गवाया, किस वजह पे? पूरा लूंगा, और ये शुक्र करें कि उन्होंने दे नहीं किया, वरना अगर वो दे देता तो हम कहते नहीं हमें, मैं एक नहीं मुझे 2 कश्मीर चाहिए। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का और पॉलिसी का। दैट इज द प्रॉब्लम। हमें अपनी सोच को सीधा करना है, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, मिनिमलिस्ट पोजीशन, दरमियानी पोजीशन। शहजाद चौधरी साहब, जब ये खबर मैं पढ़ रहा था, मुझे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, तो एक दोस्त ये कह रहे हैं कि जनाब परवेज मुशर्रफ के दौर में एक मौका आपको मिला था, शायद आज से 12-14 साल पहले, 15 साल पहले कश्मीर का ज़्यादा बेहतर हल निकला था, लेकिन अब पाकिस्तान से बेहतर भारत की पोजीशन है, ऐसा शायद दिखाई दे। बात करनी है कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं, बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गए रूस के साथ, दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है। तो सर फिर फ्यूचर क्या है? सर फ्यूचर क्या है पाकिस्तान? मैं पूछ रहा हूं, मैं मुसलसल पूछ रहा हूं, मैं ढूंढने की खुद कोशिश कर रहा हूं कि हमें कौन बचाएगा। दूसरी तरफ वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, तीसरी तरफ रूस से भी वो उस स्पीड से दूर नहीं हुआ जिस स्पीड से वो अमेरिका के करीब चला गया, और बदकिस्मती से पाकिस्तान उतना रूस का भी एतमाद अपने ऊपर बहाल नहीं करवा सका जितना कि माजी में उसको इंडिया पे था। इसी तरह हमने इस गुज़िश्ता 4-5 सालों में चीन के एतमाद को भी ठेस पहुंचाया है। नमस्कार दोस्तों, अब पहले क्या था, 1947 के बाद पाकिस्तान ने ये ट्राई की कि भाई हम अमेरिका के पाले में रहते हैं, बेनिफिट अच्छा रहेगा। हालांकि उसको उस समय उनको ऑफर रशिया की तरफ से भी थी, लेकिन वो अमेरिका की तरफ जाना उन्होंने पसंद किया। इंडिया न्यूट्रल रहा, इंडिया ने दोनों के साथ रिलेशन बेटर रखने की ट्राई की, लेकिन अमेरिका का एक सीधा सिंपल फॉर्मूला था कि दुनिया में इतने ज़्यादा कंट्रीज हमें सपोर्ट करते तो हमें इंडिया की ज़रूरत है नहीं, और हमें अमेरिका ने उस हिसाब से इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन या फिर बेटर नहीं रखे। हालांकि इंडिया ने कभी कोई स्टेटमेंट अलग से नहीं दिया, लेकिन आज समय ऐसा है कि दोनों कंट्री, रशिया और अमेरिका ने और रशिया ने जिस टाइप की मदद हमारी की, चाहे वो 1971 के अंदर हो या फिर किसी और, हर क्षेत्र में हम नहीं भूलते। और ऊपर से हम इंडिया, अगर मान लीजिए अमेरिका आता है तो हम वो भी चाहते हैं कि अमेरिका के साथ रिलेशन बेटर हो, उसका फ़ायदा उठाया जाए, हम जो चीज़ बेचना चाहते हो वो बेचे, जो खरीदना चाहते हो वो खरीदें। और कोई कंट्री, ना ही रशिया वो कह पाता है कि भाई आप अमेरिका के साथ मत बोलिए, ना ही अमेरिका कह पाता है कि आप रशिया के साथ मत बोलिए।
हम सबके साथ रिलेशन में, और यही चीज़ है जो दुनिया में भारत को अलग करती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बात करनी है कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं। दोनों के ये मुआहदे हो गए हैं कि वो भारतीय बेसेस को यूज कर सकते हैं। और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका के साथ इंडिया के। लिहाजा बात करने का मकसद ये है, ये आपके 2-3 बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर तो पाकिस्तान के पास वाहिद जो रास्ता रहता है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन का है। तो पाकिस्तानी रियासत ने मुस्तकबिल करीब में ये मुश्किल तरीन फैसला कर, दूसरी तरफ वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, तीसरी तरफ रूस से भी वो उस स्पीड से दूर नहीं हुआ जिस स्पीड से वो अमेरिका के करीब चला गया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान उतना रूस का भी एतमाद अपने ऊपर बहाल नहीं करवा सका जितना कि माजी में उसको इंडिया पे था। इसी तरह हमने इस गुज़िश्ता 4-5 सालों में चीन के एतमाद को भी ठेस पहुंचाया है। हमारे डिप्लोमेटिक मिशन क्या कर रहे हैं बात, वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने से भी कासर है। डिप्लोमेसी का उनको पता ही नहीं। आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है तो ये फॉरेन पॉलिसी प्रमोट क्या करेंगे? आप बताएं ना। मेरा क्वेश्चन है आरजू आपसे, आप इस्लामाबाद बैठी, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? आपकी फॉरेन पॉलिसी मेरे हिसाब से आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ डॉलर है। आपको चाइना से डॉलर आए तो आप उनके साथ हैं, आपको उनके बंद हुए तो आप IMF के कदमों में पड़े। ये फॉरेन पॉलिसी है आपकी फॉरेन पॉलिसी तो डॉलर है। वो कहते हैं ना सर, ये तो हमेशा से रही है सर। पहले भी नवाज शरीफ साहब भी जब आते थे कहते थे मैं कशकोल तोड़ दूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे एम्बेसियों का मकसद ही कोई नहीं। मेरे ख्याल में तो इन पे फजूल खर्चा हो रहा है। क्या प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे ये बताएं? शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट। और मजे की बात ये कि ये एम्बेसियों में क्या है, एक रवाज है कि आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के बच्चे भतीजे भांजे सिफारशी यहाँ भेज दिए जाते हैं 4-4 साल के लिए। वो बिल्कुल पाकिस्तानियों से बदतमीजी करते हैं, वो उनको ट्रीट सही नहीं करते। पता होता है मतलब सिफारिश पे आए हैं, हमें कौन हाथ लगा सकता है। वो 11-12 बजे आते हैं, सिगरेट पीते, चाय पीते, घर चले जाते हैं। वो तो शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट नहीं दे सकते, वो आपकी डिप्लोमेसी क्या करेंगे? ये तो एक मजाक है ना। जब आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं तो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन का क्या मतलब है? तो इसमें तो सर फिर फ्यूचर क्या है सर? फ्यूचर क्या है पाकिस्तान? मैं पूछ रहा हूं, मैं मुसलसल पूछ रहा हूं, मैं ढूंढने की खुद कोशिश कर रहा हूं कि हमें कौन बचाएगा। तो पाकिस्तानी रियासत अब एक दोराहे पे खड़ी हो गई है और पाकिस्तानी रियासत को ये फैसला करना है कि वो चीन के साथ जाएं या कि फिर अमेरिका के साथ जाए। अगरचे सरदस्त अमेरिका ने कुटी करने का मुतालबा नहीं किया है चीन के साथ, लेकिन लगता यही है और उसका पैगाम यही है कि अगर पाकिस्तान उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है तो फिर उस सूरत में उसको चीन को और सीपेक को अलविदा कहना पड़ेगा। ये उनका एक खामोश पैगाम है जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और इकनॉमिक फ्रंट पे जो IMF के मामलात है, FATF के मामलात है और सफारतकारी के दीगर इश्यूज़ है, उस पे पाकिस्तान अमेरिका का मोहताज है, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड को और बिलखुसूस वेस्टर्न वर्ल्ड को अमेरिका ही लीड कर रहा है। रूस और इंडिया का, इसके अलावा रेलस एग्रीमेंट पर बात चल रही है, एग्रीमेंट हो रहा है रूस और भारत में। यह एग्रीमेंट क्या है? यह एग्रीमेंट ये है कि भारत रूस की जो बेसेस हैं वो यूज कर सकेगा और रूस भारत की फौजी बेसेस, नेवी की शिप्स और बाकी जो सारी चीजें हैं वो इस्तेमाल कर सकेगा जब उसे जरूरत होगी। और इसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट्स या फिर भारत के असले को बेहतर करना या बाकी जो चीजें मिलिट्री इक्विपमेंट होता है वो रूस से खरीदेगा भारत। तो ये एग्रीमेंट हो चुका है, यानी सादा लफ्जों में रूस अब भारत की बेसिस इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले लिमुआ, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट का लिमुआ एग्रीमेंट 2016 के अंदर हुआ था, अमेरिका और भारत का। लिमुआ इसे कहते हैं, लिमुआ भी कहते हैं। एक कॉमकासा इसे कहते हैं, कॉमकासा कम्युनिकेशन के हवाले से। यह 2018 के अंदर अमेरिका और इंडिया का एग्रीमेंट है।
जो लोग फॉलो करते हैं इन चीजों को उनको पता है कॉमकासा ये 2018 के एंड में एक एग्रीमेंट हुआ था ट्रंप में और मोदी में, जब 2+2 मीटिंग हुई थी अमेरिका के साथ भी। ये हो गया था एग्रीमेंट, और इसके अलावा और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं। हमला हुआ है एक इमारत पर जिसमें अल जजीरा का दफ्तर भी था, एक एसोसिएटेड प्रेस का दफ्तर भी था, और बैनुल अक़वामी इदारों के काउंटडाउन दिया गया कि आप फटाफट यहां से निकल जाएं, और फिर उस इमारत को तबाह कर दिया गया। अल जजीरा प्रोपेगेंडा करता है। अल जजीरा ने कश्मीर में लगभग ये बता दिया कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो फ्रीडम फाइट है, एक किस्म की आजादी की जंग है, और इस तरीके का किरदार अल जजीरा निभाता आया है। इजराइल एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर भी है। उनके पास जो एयरफोर्स है उसका मुकाबला पूरे मिडल ईस्ट में किसी का नहीं है। किसी मुल्क ने, किसी इस्लामी मुल्क में जाके, वैसे लफ्जी जहां तक बात आती है वो तो पूरी तरह सपोर्ट मिलती है, लेकिन जहां प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आके खड़े होने की बारी आती है वहां पे हम नजरें चुरा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगेन यहाँ पर फिर से वही इजराइल और इंडिया वाली सिचुएशन शुरू हो गई कि भाई जब इजराइल को कमज़ोर हमने समझा था, लेकिन 6 कंट्रीज़ ने यहाँ पर अटैक कर दिया और 6 सारे के सारे कंट्रीज़ यहाँ पर कुछ न कुछ अपनी लैंड खो चुके हैं और इजराइल ने उस पर कब्ज़ा कर रखा है। ऊपर से अगर आप आज की सिचुएशन देखो ना, तो जो अरब कंट्रीज़ है ना, उसके आसपास जो भी सिचुएशन है उसमें पूरा का पूरा जो दबदबा है ना वो इजराइल का बना हुआ है। और अगर आप दूसरी तरफ देखो तो इंडिया की बात भी इसी टाइप की होती रहती है कि भाई इंडिया कश्मीर इंडिया। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर अल जजीरा की बात हो रही है। अल जजीरा आप सबको पता होगा कि भाई कतर का स्टेट एफिलिएटेड न्यूज़ मीडिया पोर्टल है, और वो उसी टाइप की न्यूज़ चलाता है जो उसको सही लगती मतलब उसके प्रोपेगेंडा को सेट होती है। हमेशा वो इंडिया के खिलाफ बोलता है, मतलब पॉइंट जो भी हो, एंगल एक ही एंगल से देखा जाएगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हमला हुआ है एक इमारत पर जिसमें अल जजीरा का दफ्तर भी था, एक एसोसिएटेड प्रेस का दफ्तर भी था, और बैनुल अक़वामी इदारों के काउंटडाउन दिया गया कि आप फटाफट यहाँ से निकल जाएं, और फिर उस इमारत को तबाह कर दिया गया। ये क्या डराने की कोशिश है, मजीद पैगाम देने की कोशिश है कि हमारे खिलाफ अगर आप जाएंगे तो फिर ये होगा? यहाँ पर बैठकर आप सहाफत नहीं कर सकते। IW अल जजीरा करता है, मुझे नहीं लगता कोई और ऑर्गेनाइजेशन, अगर BBC करती होगी तो करती होगी, लेकिन अल जजीरा जितने फिनेस के साथ करता है वो मुझे नहीं लगता और कोई करता है। कतर का टोटली फंडेड है, कंट्रोल्ड बाय द रॉयल फैमिली ऑफ कतर, और कतर के ऊपर टेररिज्म के इल्जाम लगे हैं। सऊदी अरेबिया ने और कतर के तो रिलेशनशिप बहुत खराब हो गए थे बीच में, आपस में ट्रेड वगैरह सब कुछ रुक गया था। अभी भी बहुत उनके बीच में तनातनी चलती है। और अल जजीरा का एक खास किरदार ऐसा रहा है अल जजीरा का कि कोई भी चीज जो गलत होती है उसको किस तरीके से मोल्ड करना है, कैसे मोल्ड करना है, ये जबरदस्ती वाला काम नहीं करते। आप इनका देखिए कि प्रोडक्शन वैल्यूज बड़ी सोफिस्टिकेटेड है। दुनिया भर का अल जजीरा में पैसा लगा रखा है, फॉरेनर इनके एंकर्स हैं, व्हाइट फेसेस हैं सो टू से, अगर मैं ब्लंटली बोलूं तो। और पूरा एक तरीके से एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का एक प्रोपेगेंडा अल जजीरा करता है। तो ये अल जजीरा का किरदार है लगातार। अब कश्मीर में भी मैं आपको बताता हूं जिस तरीके से अल जजीरा प्रोपेगेंडा करता है। अल जजीरा ने कश्मीर में लगभग ये बता दिया कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो फ्रीडम फाइट है, एक किस्म की आजादी की जंग है, और इस तरीके का किरदार अल जजीरा निभाता आया है। और ठीक है, इंडिया में है अल जजीरा क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी अलाउ करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल जजीरा कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर विंग है स्टेट ऑफ कतर का। इजराइल एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर भी है। उनके पास जो एयरफोर्स है उसका मुकाबला पूरे मिडल ईस्ट में किसी का नहीं है। तो मिलिट्री, और फिर उसको जो मुआशी और पॉलिटिकल बैकिंग है वो उसका भी अगेन कोई मुकाबला नहीं है। तो है ये यकतरफा यूज ऑफ पावर है और इसका मुकाबला नहीं। का इस्तेमाल ही असल चीज़ है, असल हकीकत है, और उसके लिए ना हमें मीडिया रोक सकता है, ना ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन रोक सकती हैं, ना UN रोक सकता है। वहाँ पर इस बिल्डिंग को जब निशाना बनाया गया तो उसके अंदर 1 घंटा पहले वहाँ के लोगों को, उन बिल्डिंग के अंदर रहने वाले मुकीम लोगों को ये कह दिया गया, वहाँ पे मुख्तलिफ दफातर भी थे, अल जजीरा का दफ्तर भी था और भी लोगों के दफ्तर थे। 1 घंटा पहले उनको वार्निंग दी गई कि जी 1 घंटे के बाद ये बिल्डिंग जो है वो तबाह कर दी जाएगी, आप इसको जल्द अज जल्द खाली कर लें।
और वहाँ पे वो लोग जो हैं वो 10-10 साल से 11-11 साल से इसी बिल्डिंग में काम कर रहे थे और सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर उनके हाथ में जो कुछ आया उन्होंने वो पकड़कर उस बिल्डिंग को खाली कर लिया। लेकिन अपनी फिर आंखों के सामने अपने उस जगह को जहाँ पे वो पिछले 10-11 साल से काम कर रहे थे, वो सहाफ़ी जिनका काम सिर्फ रिपोर्ट करना है, उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने उस दफ्तर को तबाह होते देखा। अच्छा, एक और बड़ी ख़ास बात यह है कि इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल का अमला मौजूद नहीं था, बस सिर्फ उनका दफ्तर नहीं था, बल्कि एसोसिएटेड प्रेस जो एक न्यूज़ एजेंसी है उसका दफ्तर भी इसके अंदर मौजूद था। अब एसोसिएटेड प्रेस जो है वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक मामले पे रिपोर्ट नहीं करती, वो पूरी दुनिया के अंदर न्यूज़ एजेंसीज जो हैं उनके नुमाइंदे मौजूद होते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं और उन्हीं के ज़रिए जो है ये सारी खबरें मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स में मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाती हैं। तो उसका जो दफ्तर था वो भी इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद था और उसे भी निशाना बनाया गया और पूरी बिल्डिंग जो है वो मुनद्दम हो गई। उस बिल्डिंग को 3 मिसाइल मारे गए और पूरी दुनिया के सामने वो मनाजिर जो है वो नजर आए हैं। अमेरिका की जानिब से जो है वो हर मुमकिन कोशिश की गई है, चाहे वो माली तरीके से हो या वो अपने बयानात के ज़रिए हो, उसने हर मुमकिन कोशिश की है कि वो इजराइल का साथ ही दे और अब भी इसी तरह ही हो रहा है। यहाँ तक कि वाइट हाउस की ब्रीफिंग के अंदर भी जो है वो बार बार सहाफ़ियों की जानिब से सवालात किए गए और उनके जो स्पोक्स पर्सन थे उनसे भी पूछा गया कि जी आप इसकी कंडेमनेशन तो करें, इसकी ये जो कुछ भी हुआ है इसकी मजम्मत तो करें, कम से कम इजराइल के बारे में बोलें तो सही। लेकिन उन्होंने भी जो है एक दफ़ा भी अपनी ज़बान नहीं खोली। अब इस सिलसिले को, इस जो कशीदगी जारी है इसको रोकने के लिए इस वक्त अमरीकी वफ़द जो है वो भी इजराइल में लैंड कर चुका है और उनकी जानिब से कोशिश है कि किसी तरह मामला जो है वो ठंडे हो जाएं। इस सारे मामले में मिस्र भी जो है सुनने में आया है कि वो अपना किरदार अदा कर रहा है और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि फ़लस्तीनियों और इजराइल फोर्सेस के दरमियान ये जो कशीदगी चल रही है उसको किसी तरह कम किया जाए। इस वक्त इजराइल की जानिब से जो डिफेंस सिस्टम एक तैनात किया गया है उसका नाम है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। अमेरिका इससे पहले ही इन झड़पों के शुरू होने से बहुत पहले ही वो इजराइल के साथ पार्टनरशिप के अंदर, और हम जानते हैं कि इजराइल को वो किस तरह सपोर्ट करता है, उनके पार्टनरशिप के अंदर पहले ही अपने शहरों के लिए इस किस्म का सिस्टम बना चुका है और सुनने में आया है कि उसे वो इंस्टॉल भी कर चुका है। और ये कहा जाता है कि अमेरिका की जानिब से जुलाई 2010 में ही $205 मिलियन का एक मुआहदा जो है वो इस कंपनी के साथ हो गया था और वो भी उनको ये सिस्टम बना के दे रही हैं। दूसरी बात यह कि जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, भारत के हवाले से भी ये खबर सामने आई है कि S-400 एक मिसाइल सिस्टम है जो रशिया के साथ मिल के वो ख़रीद रहे हैं, बल्कि कुछ का कहना है कि ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं, ताकि भारत के जो मुख्तलिफ शहर हैं उनके ऊपर भी ये सिस्टम इंस्टॉल किया जाए। इजराइल जो है वो इतने एडवांस सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहा है कि अपने लोगों को बचाया जा सके और उनको कम से कम जानी नुकसान हो। लेकिन जहाँ पे मुसलमानों की बात आती है, हम तादाद में ज़्यादा हैं, हमारे ममालिक ज़्यादा हैं, हम एक ज़्यादा बड़ी ताकत हैं, अगर लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अगर हम मिलें तो हमारे यहाँ पे आपस में इतनी तफरीक है, इतने आपस में इख्तलाफात हैं कि हम मिल के एक इतने से दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाते। कितना ही अच्छा होता कि ये तमाम मुस्लिम ममालिक जो मशरिक़ वस्ता के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे दौलत की रेल पेल है, जहाँ पे अल्लाह ताला की जानिब से जो है वो तेल की इतनी बड़ी एक रिसोर्स आपको दिया गया है जिसके ज़रिए कितना पैसा कमाया गया है मशरिक़ वस्ता के ममालिक की जानिब से। अगर ये मिल के सिर्फ एक सिस्टम वो फ़लस्तीनी भाइयों के लिए बना देते तो वहाँ पे भी उनकी आबादियों के ऊपर भी इस किस्म के हमले ना होते। लेकिन हो क्या रहा है कि उनकी आबादियों के ऊपर जो होने वाले हमले हैं उसको रोकने वाला कोई नहीं है, किसी किस्म का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, ना वहाँ पे कोई और ताकत कोई बाहर से आके उनकी मदद करती है। हिजबुल्लाह वहाँ पे ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसके अलावा और कोई ऐसे किसी मुल्क ने, किसी इस्लामी मुल्क में जाके वैसे लफ्ज़ी जहाँ तक बात आती है वो तो पूरी तरह सपोर्ट मिलती है। हमारे लीडर जो हैं वो बयानात भी देते हैं कि जी हम फ़लस्तीन के साथ हैं और फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम जो है वो ख़त्म होने चाहिए। मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी जाके वो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जहाँ प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आके खड़े होने की बारी आती है वहाँ पे हम नज़रें चुरा लेते हैं। हमारे घर दाने नहीं है माजरत से, तो 11% उनकी ग्रोथ रेट होगी और अगले चंद सालों में और भी ग्रोथ रेट उनकी खासी ज़्यादा होगी। हम तो 1.5 पे खड़े हैं। हमारी ज़रूरत है करने की, हमारी ज़रूरत है कि हम जो है वो रीजन में खोलें। और ये हमारी ज़रूरत है, ये इंडिया की ज़रूरत नहीं है। उनकी ज़रूरत ज़रूर होगी लेकिन हमसे कम है।
हम 1.5 जीडीपी ग्रोथ पे हैं, वो 11% पे उनके बारे में प्रेडिक्ट किया जा रहा है। और इसमें कहीं भी कश्मीर की बात जो है वो नहीं है, ये हम बिल्कुल क्लियर समझ लें। आपके पास शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर आप अपने मुल्क को ठीक नहीं करते तो इससे ज्यादा जिल्लत आमेज मुआहदे करने पर मजबूर होंगे। 70 जो है वो वापस ले लेगा। कहते नहीं, हम कहने की हद तक कहते हैं, हमने भी सोच लिया है। नमस्कार दोस्तों, अब ये डिस्कशन बहुत बार हो चुका है कि भाई पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ अपने रिलेशन नहीं सुधारता तो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। देखिए, अब सिचुएशन कैसी है कि पाकिस्तान को जो इंडियन चीज़ें चाहिए वो चाहिए। मतलब मान लीजिए कि जो चीज़ें इंडिया से जाती थी, मान लीजिए कि गेहूं जाते हो शायद, तो वो जो चाहिए। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ट्रेड बंद कर दिया है, तो अब क्या होगा कि वो चीज़ पहले दुबई जाएगी, दुबई से उस पर लेबल और सब कुछ चेंज किया जाएगा उस पर जो होगा, क्योंकि अब मेड इन इंडिया तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में दंगे हो सकते हैं इसको लेकर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज की जाएगी। उसके बाद देखिए, ये चेंज करने का भी कॉस्टिंग होगी। उसके बाद दुबई से पाकिस्तान जाने की कॉस्टिंग अलग होगी। मतलब इंडिया से दुबई की तो कॉस्टिंग हमने काउंट की ही नहीं अभी यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि सीधा ट्रेड शुरू होता तो वाया वाघा बॉर्डर हम आराम से चीज़ें भिजवा सकते थे और ये चीज़ें हो सकती थी। लेकिन गॉड नोज ये पाकिस्तान की पता नहीं ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो क्या सोचते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आज रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी जो है उसका एक इंटरव्यू है विद यूएई एम्बेसडर इन वाशिंगटन, एम्बेसडर यूसुफल उतैबा, और उसमें उन्होंने कंफर्म किया कि यूएई इज़ मीडिएटिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इस सिलसिले में जो मुलाकातें हैं वो भी उनको भी कंफर्म किया उन्होंने, दुबई में जो मुलाकातें हो रही हैं। तंजीमों को बैन किया गया ना, जो इश्तिहार है, इसमें एक तंजीम है, इसका सीरियल नंबर है 65, इसका नाम है तहरीक आज़ादी जम्मू और कश्मीर जी, इनको भी बैन किया। तो इस तरह की बहुत सारी और तंजीमें हैं जो पिछले 30-35 साल में वो सामने आई, उन्होंने एक्शन। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, एक नेशनल कंसेंसस के बगैर आप ये मसला हल कर सकते हैं? जी, मैं ये कह रहा हूं कि नेशनल कंसेंसस एक तरह से तो है, पूरा मुल्क चाहता है अमन होना चाहिए, पूरा मुल्क चाहता है हिंदुस्तान से जो है बेहतर ताल्लुकात हों। यूएई की तरफ से अब फाइनल कॉन्फर्मेशन आपको पता है हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान से भी आ चुकी है कि यूएई जो है वो सुलह सफाई करवा रहा है। यूएई को क्या इतनी दिलचस्पी है? यूएई एक जमाने में होता था, मतलब कि तारीख ये है कि यूएई जो गल्फ स्टेट्स हैं ये वो थी जो कि हम पे डिपेंड करती थी अपनी सिक्योरिटी के लिए और बहुत और चीज़ों के लिए भी। हिंदुस्तान जो है वो चाहेगा कि खित्ते में जो है वो नॉर्मल हालात हों, मुस्तहकम हालात हों, और इसमें कहीं भी कश्मीर की बात जो है वो नहीं है, ये हम बिल्कुल क्लियर समझ लें। पिछले जो है कोई 2 दहाइयों में हिंदुस्तान ने बहुत मेहनत की है सऊदी अरेबिया और यूएई से ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने की। तो यूएई और सऊदी अरेबिया अमेरिका और हिंदुस्तान के लिए खड़ा है, हमारे लिए नहीं है। पाकिस्तान में ना एक पूरा एक व्यू है, जो हमारे बड़े जो जाने पहचाने जो होते हैं ना कमेंटेटर्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट, वो कहते हैं जी इंडिया को जरूरत है इस वक्त, मोदी की जरूरत है, और पाकिस्तान जो है वो जो है इंडिया को सपोर्ट करेगा अगर अमन की बात होगी। आप इस आर्ग्यूमेंट को मानती हैं? देखिए जी, बात यह कि इस वक्त अमन की जरूरत तो दोनों मुल्कों को है, क्योंकि अगर खित्ते में एक नॉर्मलसी हो तो उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। लेकिन अगर आप दोनों का मुकाबला करें तो मेरे ख्याल में हमारा ज्यादा फायदा है। मतलब कि हमारे घर दाने नहीं है, माजरत से उनके घर अभी भी दाने हैं। मतलब कि हम भूल जाते हैं कि जो प्रेडिक्शन है, आईएमएफ की भी प्रेडिक्शन है कि इस साल अगर चीजें उनकी ठीक रही, अगर कोई कोविड से उनको धक्का ना लगा तो 11% उनकी ग्रोथ रेट होगी, और अगले चंद सालों में और भी ग्रोथ रेट उनकी खासी ज्यादा होगी। हम तो 1.5 पे खड़े हैं। हमारी जरूरत है करने की, हमारी जरूरत है कि हम
जो है वो रीजन में खोलें और ट्रेड हम अगले साल भी हम 2% जीडीपी से ज्यादा नहीं जाएंगे आईएमएफ के बकौल। 2% तो बहुत, मेरे ख्याल में जी वो अभी हम बहुत जेनरस ये प्रेडिक्शंस हो रही हैं, हो सकता है इससे कम ही हो। तो बात ये है कि ये कहना, मेरे ख्याल में दिल को तसल्ली देने के लिए हम कह रहे हैं कि जी उनको जरूरत है इसलिए वो आ रहे हैं। देखिए दोनों मुल्कों को जरूरत है, और मेरे ख्याल में जब तक हम ये दिमाग में नहीं सोचेंगे कि ये हमारे लिए भी विन विन हो सकता है, तो मेरे ख्याल में हमारे में वो हिम्मत ही नहीं बढ़ेगी कि हम आगे बढ़ें। और जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, लेकिन जिस पॉइंट पे आप चाह रहे हैं कि कश्मीर में आर्टिकल 370 का बार बार जिक्र आता है हमारी तरफ से, आर्टिकल 370 हिंदुस्तान कहीं नहीं कुछ कर रहा, उसको कहीं नहीं ले जाएगा, उसको बिल्कुल वापस नहीं करेगा, और जो ने चेंजेस की हैं वो वापस बिल्कुल नहीं करेगा। अगर कोई मुआहदा होता है वो इसी पे होगा कि जी तुम्हारा कश्मीर तुम्हारे पास, हमारा कश्मीर हमारे पास, और इसको या ये होगा या वो जो 4 पॉइंट फॉर्मूला है या फॉर्मुलाइज आप करेंगे, या दूसरी सूरत में ये होगा कि अच्छा भाई खामोशी रहे बॉर्डर्स पे और आगे चलते हैं। मैं ये कहूंगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। अभी जिस तरह से हम तरले मिन्नत करके इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आपके पास शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर आप अपने मुल्क को ठीक नहीं करते, उसकी मईशत को मजबूत नहीं करते, अपने जो अंदर के जो तजादात हैं उनको हल नहीं करते, और वो सिवाय सिविलियन सुपरमेसी के, बगैर मिलावट वाली जमहूरियत के, अवाम की जो हुकूमत है मुंतखब, उसको बाख्तियार बनाने के कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये नहीं करेंगे ये तमाम चीजें, तो इससे ज्यादा जिल्लत आमेज मुआहदे करने पर मजबूर होंगे।